अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेगी लगातार मगर तेज से सरिशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। ज़ाहिरी असासों में 420, गैर ज़ाहिरी में 15,300% इजाफा हुआ। फराह शहजादी ने इमरान खान की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन सफेद कराया। 102 बैंक अकाउंट्स की कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। इमरान खान और बुशरा बीबी की आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा। हर मंसूबा शुरू होने से पहले और बाद में कमीशन लिया गया। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल फेल हो गई। बुशरा बीबी के समधी अता मानिका का खसूसी इंटरव्यू। कहा कि बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ, दम दरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान हो गया। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इतवार तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में आज से 4 रोज के लिए पाकिस्तान सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर में स्मोक के डेरे, फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। नाक, कान, गला, सांस, एलर्जी की बीमारियां फैलने लगी। बच्चे बड़े सभी माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को आज और कल खुला रखने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम्नेजियम भी खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग मॉल, मार्केट हफ्तार इतवार को बंद रहेंगी। IT सेक्टर पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। निगरान वज़ीर आज़म का ताशकंद में ECO सरबराही इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ECO रीजन में मजीद सिफारती राहदारियों की जरूरत है। उज़्बेकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो 16 से 22 नवंबर तक KPK का दौरा करेंगे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी फातिह ख्वानी की। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार। मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान इंतखाबी फराइज से अंजाम देंगे। 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, नाअहली खत्म होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सजा मिलनी चाहिए। जेल में कैद हमलों के सरखना की सहूलतकारी बंद की जाए। FBR ने टैक्स वसूली प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF जायजे के बाद मजीद इक़दामात तजवीज़ करेगा। IMF का रिटेलर्स, ज़राई इनकम टैक्स और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में क्या है बताते चले कि इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के होशरुबा दास्तान मंजर आम पर आ चुकी है। फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है।
इसके अलावा स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इतवार तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कराची का रुख किया है तो कराची में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातें। कराची पुलिस क्या कर रही है, पाकिस्तान नामा में आपको हम आज ये बताएंगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करें कि पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान का नाम नेहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं और दास्तान भी मंजर आम पर आ चुकी है। फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों की अगर बात की जाए तो उसमें 420 और गैर ज़ाहिरी असासों की बात की जाए तो उसमें 15,300% इजाफा हुआ है। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। शफाफ चली का नारा लिए इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई करप्शन में नंबर 1। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होश रुबा दास्तान मंजर आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे इक़्तिदार में फरहत शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फरहत शहजादी के ज़ाहिरी असासों में 420 जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फरहत शहजादी गौसिया बिल्डर्स, अलबुर्राक हाउसिंग, अलबुर्राक फूड्स, अलमोइज डेयरी एंड फूड्स, अलमोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर और सैनाटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सादार हैं। तहकीकाती इदारे के मुताबिक फरहत शहजादी ने 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से बतौर रिश्वत उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन अपने नाम कराई। इस रिश्वत के इवज पीटीआई की हुकूमत ने प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। फरहत शहजादी ने इमरान खान की मुआवनत से टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाते हुए 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन रेगुलराइज करवाया। फरहत शहजादी की गैर जाहिर जायदादों में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई जमीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें और चकरी में 200 कनाल ज़रई जमीन भी शामिल हैं। फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया। फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। तो आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले जहांगीर तरीन ने कारकुनों से खिताब किया है। आपको हम वो दिखाते हैं, पहले आप वो देख लीजिए। हम इंशाअल्लाह नई रिवायत कायम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपना मकसद पूरा करें, कोशिश करेंगे कि हम अपने हक के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करेंगे कि हम आप आवाम के लिए मेहनत करें। मगर लड़ाई करके, दूसरों को गालियाँ दे के, दूसरों को बुरा भला कह के कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वक्त टेक्सला में खिताब कर रहे थे जहांगीर तरीन। अब से कुछ देर पहले तकरीब से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अजब करप्शन की गजब कहानी की। तो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली का जो नारा था, जो नारा लिए इक़्तिदार में आने वाली ये जमात है पीटीआई, करप्शन में नंबर 1 साबित हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए। फराह गोगी की मुबैना करप्शन की तहलका खेज कहानी मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी ने रिश्वत का बाजार गर्म किए रखा और पीटीआई दौर में फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420 और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। इसके अलावा फरहत शहजादी ने 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से बतौर रिश्वत उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। फरहत शहजादी ने बात की जाए तो इमरान खान की मुआवनत से टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी उठाया है।
फराह गोगी ने एमनेस्टी स्कीम से 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन सफेद करवाया है। ये तमाम तर सूरत हाल है तो पीटीआई के 3 साल दौर की हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी है जो कि सामने आ चुकी है। तो फराह गोगी की अगर बात की जाए, उनके साथ मिलकर इस वक्त जो बताते चले आपको कि फराह गोगी की करप्शन के होशरुबा दास्तान सामने आ चुकी है और कितने फीसद इजाफा हुआ है उनकी जायदादों में। और अगर हम बात करें बेनामी जायदादें और जो ज़ाहरी जायदादें हैं वो 420% और जो गैर ज़ाहरी असासे हैं उसमें 15,300% का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा अगर बताएं कि 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से बतौर रिश्वत उनको हाउसिंग स्कीम में 240 कैनाल जमीन अपने नाम कराई है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ नून लीग की रहनुमा मौजूद है उस्मा कारदार, और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे नियो के वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस्मा कारदार साहिबा से। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। उस्मा साहिबा, जो कभी आप पीटीआई का हिस्सा हुआ करती थी और फराह गोगी, बुशरा बीवी के जो करप्शन के केसेस थे, जो कहानी थी उसका आपने भांडा फोड़ा था, जिसके बाद उस वक्त के वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आपको पार्टी से फारिग कर दिया था। अब ये जो करप्शन की कहानियां सामने आई हैं जो कि आप तब बता चुकी थी, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बेसिकली ये मामला है क्या? जी देखिए, मैंने तो ये 2020 में सबके सामने जो था वो बता दिया था कि जो चीफ मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो करप्शन का गढ़ बना हुआ है और वहाँ पे जो डिफेक्टो वो चीफ मिनिस्टर है वो है फराह गोगी और कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग जो है वो उनके हुक्म के बगैर नहीं होती थी और वो सारा जो उसके ताने बाने थे वो मिलते थे बनी गाला से। तो ये तो जब ये सेनेटर के कागज इसके जमा हुए थे रात के अंधेरे में, तो उस वक्त भी कहानी जो थी वो भांडा फोड़ा गया था। ये फराह गोगी है कौन? इसको कौन सेनेटर बना रहा है भाई? ये कहाँ से आई है? इसकी पार्टी की क्या कंट्रीब्यूशन है? लेकिन उस वक्त आपको पता है कि इमरान खान की तो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो उनके ये इनको तो पता नहीं 40% मिलता होगा, 60% जो है वो तो जाता था ये बुशरा मानिका और उसके खानदान के अकाउंट में। जो इसके बेटे हैं वो बेंटले से लाते हैं और जो उनकी जो प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है और जो बाहर हैं वो होशरुबा हैं। तो ये सारा ताहिर खुर्शीद प्रिंसिपल और सेक्रेटरी था गुजदार का, तो ये फौरन ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये सारा अरबों रुपए जो है इन्होंने बाहर भेजा। और ये सारी प्रॉपर्टीज जो अब हमारे सामने आ रही हैं, ये पहले भी ये सारी करप्शन की फाइलें DGI जब थे हमारे आसिम मुनीर साहब लेके गए थे खान के पास, तो वहां पे खान ने जनाब था वो इसको रोकने की बजाय उनको ओहदे से अपने हटा दिया। तो ये इसका मतलब है खान जो था वो शामिल है इस पूरे करप्शन में और इन जराइम में, क्योंकि ये पैसा उसके नॉलेज में था और ये उसके हुक्म से आगे पीछे सारी कहानी। आपको पता है ना कि बनी गाला में बुशरा मानिका ने और खान ने सिक्योरिटी को ऑर्डर दिए हुए थे कि गोगी और उसका फराह गोगी और उसका खानदान जब आए तो आपने उसको नोट भी नहीं करना, वो जब मर्जी जितनी दफा मर्जी आए जितनी दफा मर्जी जाएं, कोई और तो वहां पे पर नहीं फटका सकता था। तो ये सारी गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था और वहां से जनाब ये इन लोगों ने सारा पैसा जो है, अब ये सारी जो आपको जो इंफॉर्मेशन है ये पहली एंटी करप्शन पंजाब में जा चुकी है, लेकिन जब इनका चीफ मिनिस्टर बन के परवेज इलाही आया उसने सबसे पहला काम जो था खान ने ये करवाया कि सारी इनके करप्शन के केसेस थे बंद करवा दिए, क्योंकि ये तो बाहर भागे हुए थे। वो तो अब दोबारा ये केसेस खुले हैं। बिल्कुल, ये केसेस तो अभी दोबारा खोले, आपने बिल्कुल सही कहा उस्मा साहिबा। और ये हमारे साथ हमारे उस्मा साहिबा नुमाइंदे भी मौजूद हैं वकास गौरी, हम उधर उनसे भी राय ले लेते हैं, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। वकास, बताइएगा कि बुशरा बीबी और फराह गोगी ने पीटीआई दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, अब फराह गोगी तो मुल्क से फरार हो चुकी हैं, तो एंटी करप्शन उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई लाहे अमल बना रहा है?
جی بالکل، جو فرح گوگی کی کرپشن کے ہوشربہ تفصیلات آج سامنے آئی ہیں، اس کو پہلے ہی نیوز پر ہم نے بریک کیا ہے. ان کی بینک سٹیٹمنٹ، ان کی اراضی کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ ہوشربہ ہیں. کرپشن سے کمایا گیا یہ پیسہ ہے جس پر اینٹی کرپشن جو ہے وہ فرح گوگی کے خلاف 2 بڑی انکوائریز جو ہیں وہ کر رہا ہے. مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں. پہلا معاملہ تو جو پنجاب میں پیسے لے کر تقرر تبادلے کرنے کا معاملہ ہے، اس پر اینٹی کرپشن کو پنجاب کے کئی جو سابقہ افسران ہیں ان کی گواہی بھی مل چکی ہے کہ کس طرح فرح گوگی نے ایک لوٹ مار کا جو بازار ہے وہ گرم کر رکھا تھا. جو وزیر اعلیٰ آفس تھا عثمان بزدار کے وقت میں، اس کو استعمال کیا گیا. اس پر اینٹی کرپشن نے ان کے جو جائیداد کی ضبطگی کے لیے قانونی کارروائی ہے وہ بھی شروع کر رکھی ہے. جبکہ جو اس معاملے کے کردار ہیں ان کے اس حوالے سے عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جو ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں. ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے عطاء اللہ ترڑ سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں اور ان کو ملک میں لا کر جو ہے وہ ایک پائی وصول کی جائے گی، کیونکہ یہ تقرر تبادلے پراپرٹیز کی خریداری اور جو انہوں نے فیصل آباد انڈسٹریل زون میں اگر میں معاملہ پوائنٹ آؤٹ کروں تو 52 کروڑ روپے کی اراضی تھی جو صرف 8 کروڑ میں خریدی. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ فرح گوگی نے کس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ ان 3 سالوں میں کمائے. جیسا کہ جو آج ہمیں تفصیلات ملی ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سال کے دوران ان کا جو منافع ہے وہ 420% تک جو ہے وہ ظاہری طور پر بڑھا. اور اگر اس کو جو ان کا جو غیر ظاہری منافع ہے وہ 15,000% سے زائد بڑا. اس طرح 4,520 ملین روپے کا 3 سال میں جو ظاہری اثاثے ہیں وہ الگ ہے اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ 15,300% تک بڑھ چکے ہیں. بہت شکریہ وقاص قوری اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ہمارے ساتھ نون لیگ کی رہنما موجود تھی عظمیٰ کردار. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا. تو بشرا بی بی خاتون اول بنی تو مانیکا فیملی میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی. بشرا بی بی کے سمدھی عطا مانیکا نے پول کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو بچپن سے جانتا ہوں لیکن دم درود والا روپ دیکھ کر خود حیران ہو گیا ہوں. وزیر اعظم ہاؤس جا کر انہوں نے حلیہ ہی بدل لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے تعلقات خراب کرنے میں بشرا بی بی اور ان کی سہیلی فرت شہزادی کی لوٹ مار کا بھی ہاتھ ہے. آپ بھی دیکھیے. یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، چیزیں ہیں، تبدیلی آ رہی ہے، آپ کو وہ پیسے کی ریل پہ نظر آئی؟ بالکل آئی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی. بالکل آئی. یہ بھی آپ لگی پٹی کے بغیر کہہ رہے ہیں؟ میں بغیر کہہ رہا ہوں نا، بالکل آئی. کام خراب ہونے میں بشرا بی بی کا اپنا کردار بھی ہے. اس کی سہیلی تھی وہ فرح گوگی، انہوں نے جو لوٹ مچائی ہے اس کی وجہ سے بھی اور بھی معاملات تھے. فرح گوگی کا نام بھی میں نے تو سنا ہے جب یہ پٹاخہ چل گیا تھا. مصوفہ اکاڑے بھی رہی ہیں اور یہ گوگی نام ان کو اکاڑے سے ملا ہے. ویسے تو رہنے والی اصل میں شیخو پورہ کی. آپ جس حلیے میں مصوفہ کو دیکھتے ہیں، میں نے خود پہلی بار اس کو دیکھا ہے اس حلیے میں جب وہ خاتون اول بنی. ہمارے گھر میں آنا جانا تھا، آخر ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر ہے. یہ تھا کہ عبادت گزار ہے، وظیفے بڑے کرتی رہتی، پڑھتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی اس وقت پریس کانفرنس کریں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے کیونکہ جو مٹھی بھر دہشت گرد افغان سینکچریز میں ہیں وہ امریکن اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت ہمارے تعلقات جو ہے وہ نوز ڈائیو ہیں. اچھا جانب کے ساتھ یہ بتائیں کہ جو واقعات اتنے ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا ابھی کچھ سارے لوگ بہت سارے حملے بھی ہو رہے ہیں ہمارے فورسز کے اوپر، تو یہ کیا اس کا ریئیکشن ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو قانون کا بیان کیے جائیں یہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ جو غیر قانونی تارکین وطن اس کو ہم بیچ رہے ہیں اور ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ غیر قانونی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں. یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ وہ ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. وہاں پہ ان کی سینکچریز ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں اور وہ رائٹ افغان عبوری حکومت کے نوز کے نیچے یہ ہو رہے ہیں. اب یہ جب آپ ریٹرکس کے لیول پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، افغانستان
अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये हकीकत है। रही ये बात, हमने 40 साल से इन लोगों को नहीं भेजा, आज भेज रहे हैं, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पूरा हो रहा है, इसमें पाकिस्तान बेहतर तरीके से वापस बैठे हैं, सफारत की सतह पे अफगानिस्तान की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या कोई मैच्योर बातचीत नजर नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि अगर कोई मैच्योर रिस्पांस होगा तो मैच्योर बातचीत होगी। हमने एक सॉवरेन राइट को असर्ट करना है, इंटरनल सॉवरेनिटी हमारा ये कि इस मुल्क में जो भी यानी फॉरेनर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों, उसको हमने अपने मुल्कों में भेजना है। तो इसका कंसेंट तो हम उनकी फॉरेन ऑफिस से तो नहीं ले सकते हैं कि जी हम ये फैसला कर रहे हैं, आपके ख्यालात क्या हैं। ये हमारा सॉवरेन डिसीजन है जो पाकिस्तान ने रियासत के तौर पे किया है। अब इसके लाजमी बात है, वहाँ पे उनके पास प्लान बी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप इसको रखें, कोई भी यानी मुल्क ये नहीं कह रहा, लेकिन हम कब तक, कोई प्लान बी आपके पास है नहीं। आज अगर हम इसको नहीं बेचते तो कब भेजेंगे? तो ये बेसिकली उनकी अपनी यानी एक कोताही है जिसका हमसे इनका कोई डायरेक्ट उनका सरोकार नहीं है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि अफगानियों को हम भेज रहे हैं, तो अफगानियों के हिजरा के बाद, निकाले जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग किसी और कौम के खिलाफ अगर करते हैं इस तरीके का एक्शन तो क्या होगा? और दूसरा, आपने जाली कार्ड्स की, ID कार्ड्स की बात की, तो इनके बनाने वाले कौन हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? पहली बात ये कि तमाम तारकीन वतन को हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 92% से ज़्यादा जो है वो अफगान हैं। लिहाजा लाजमी बात है जो बल्क है वो वही लोग हैं जिनको हम भेज रहे हैं। बाकी लोगों को भी हम भेज रहे हैं, लेकिन उनको तादाद कम होने की वजह से फिगर्स में आपको सामने नजर नहीं आ। हेलो विंटर्स, वफाकी दारुल हुकूमत में बादल बरस पड़े, बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत के मौसम का अहवाल हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है, सर्दी ने दस्तक दे दी है। आमना चंजुआ, बताइएगा मौसम के हवाले से, बारिश हो रही है वहां पर? आमना चंजुआ, आप सुन पा रही हैं? बताइएगा इस्लामाबाद में मौसम कैसा है, पेशावर की साइड पे और KPK में कैसा मौसम है? जी देखिए, इस्लामाबाद में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है, दर्जात में कमी आ गई है, हल्की ठंड महसूस हो रही है। इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। 2 दिन से जो है इस्लामाबाद में दर्जात बढ़ने लगा था, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में दर्जात 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल इस वक्त भी गरज रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आज रात भर जो है वो बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें तो KP के इलाकों में खासतौर पर बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी महकमे मौसमियात ने बारिश। आमना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो बागों का शहर आलूदा तरीन हो गया। लाहौर के उफक पर गर्दो गुबार की चादर, फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 451 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इतवार तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मजीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेते हैं नियो के नुमाइंदे लाहौर से शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज, बताइएगा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है? बिल्कुल, मौसम सरमा के कबली जो है वो मुल्क भर में स्मॉग ने जो है वो डेरे जमा लिए हैं। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है वो आज सुबह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बतदरीज 450 से लगभग जो है वो ऊपर ही है, उससे ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस खतरनाक हद तक इजाफे के बाद जो है वो स्मॉग में जो है वो मुसलसल इजाफा जारी है। इसकी रोकथाम के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कल पूरे मुल्क भर से जो है वो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें जो है वो आज से इतवार तक जो है वो 4 दिन का जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। जो तिब्बी माहिरीन और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो शहरियों को घरों से कम निकलने की हिदायत की गई है और मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया गया है। हर शहरी, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग जो है वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए और फर्दन अपने हाथ और मुंह को धोता रहे, ताकि स्मोक से फैलने वाली बीमारियां जिनमें सांस लेने में दुश्वारी, आँखों में जलन और नाक में जो है वो रेशे वगैरह की जो है वो बीमारियां ज़ाहिर होती हैं, उनसे बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि इससे फैलने वाली बीमारी से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी है। ताजिरों को जुमेरात और जुमे के रोज कारोबार की इजाजत अब होगी। हफ्ते और इतवार को लाहौर में मार्केट्स
सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट्स, पार्क्स वगैरह खुले रहेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, किन जगहों पे लॉकडाउन लगाया गया है और कौन से मकामात को ओपन किया गया है, वो हम बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब, लाहौर में कौन कौन से मकामात खोल दिए गए हैं और कहाँ कहाँ लॉकडाउन बरकरार है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 8 अजला के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया और स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर पहले ही 4 रोज़ के लिए जो है वो तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मार्केटों को बंद करने का फ़ैसला किया गया। रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया। रेस्टोरेंट पर सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो ताजरों की मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद कल एक फ़ैसला किया गया कि हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो मार्केटों को बंद रखा जाएगा, जबकि जुमेरात और जुम्मे को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत की जानिब से जो है वो इस फैसले पर नज़रसानी की गई तो और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे के रोज़ जो है वो दुकानें और शॉपिंग मॉल खुलेंगे और वहाँ पर लोग कारोबार कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट भी चल सकेगी, लेकिन हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी होगी। आज के 2 रोज़ जो अगर बात करें तो इन 2 रोज़ के लिए जो है वो इजाज़त दी गई है तमाम कारोबार करने वालों को, जबकि हफ्ता और इतवार को जिमनेजियम अगर बात करें तो वो जिम और उसके अलावा दीगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। उसके अलावा मार्केट्स बंद रहेंगी, स्कूल, कॉलेज, दफातर सब बंद रहेंगे और मुकम्मल तौर पर अमल दरामद इसके ऊपर सख्ती से भी करवाया जाएगा। जी इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा, ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा। फरत शहजादी के हवाले से टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाया गया। फरत शहजादी ने इमरान खान की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद काला धन सफेद कराया। इमरान खान और बुशरा बीबी की आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। अली की रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा। हर मंसूबा शुरू होने से पहले और बाद में कमीशन लिया गया। जनरल फैज आर्मी चीफ बनना चाहते थे, जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। सदर IPP अलीम खान ने कहा कि मदीने की रियासत की बात करने वाले ने मेरी बेटी पर 2 पर्चे कराए। नवाज शरीफ इंतखाबात में ज़िम्नी नहीं, जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं, यकीन तो नहीं, लेकिन शुबा है कि चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी के समधी अता मानिका का खसूसी इंटरव्यू, कहा कि बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ, दम दरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान रह गया। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। निगरान वज़ीर आज़म का ताशकंद में ECO सरबराही इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकर ने कहा कि ECO रीजन में मज़ीद तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। उज़्बेकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब के मुख्तलिफ अजलाह में इतवार तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में आज से 4 रोज के लिए पार्क्स बंद, सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर में स्मोक के डेरे, फसाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा, नाक, कान, गला, सांस और एलर्जी की बीमारियां फैलने लगी। बच्चे बड़े सभी माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को आज और कल खुला रखने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेशियम भी खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। IT सेक्टर पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की।
पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो 16 से 22 नवंबर तक खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार। मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान इंतखाबी फराइज सर अंजाम देंगे। 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, नाअहली खत्म होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सजा मिलनी चाहिए। जेल में कैद हमलों के सरगना की सहूलत कारी बंद की जाए। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। इस्लाहात की खत्मी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। कोटा बढ़ने से कर्ज 6 से 9 अरब डॉलर तक लिया जा सकता है। FPR ने टैक्स वसूली प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF जायजे के बाद मजीद इक़दामात तजवीज़ करेगा। IMF का रिटेलर्स, ज़राई इनकम टैक्स और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई मुहिम का आगाज। मुहिम में CTA के सैकड़ों वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुसाफिरों की आसानी के लिए रेलवे हुकाम का बड़ा इकदाम। कराची कैंट स्टेशन पर टिकट बुकिंग की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नस्ब कर दी गई। पंजाब में खवातीन पुलिस एहलकारों को इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत 3 करोड़ रुपए से 150 स्कूटियां खरीदी जाएंगी। मैट्रिक इम्तिहानात में सरकारी स्कूलों की नाकिस कारकर्दगी। निगरान वज़ीर आला KPK ने नोटिस दे लिया। मुतल्लिका स्कूलों के इंतज़ाम और तालीमी सरगर्मियों में गफलत के मुर्तकिब असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ बारिश। सर्दी में इजाफा। महकमे मौसमियात की 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और थल जीप रैली के रंगारंग इवेंट का आगाज। मुल्क भर के मर्द खवातीन रेसर्स की शिरकत। 190 किलोमीटर तवील ट्रैक रैली मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया के इस्लाम में वाक़ रेतले और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरेगी। वेलकम बैक। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं बल्कि जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानून रुकावट नहीं है। मुझे यकीन तो नहीं लेकिन शुबा है कि इमरान खान को जेल में दवाई मिल रही है। करेंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब की दवाई का मामला है, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रीजनेबल डाउट है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। तर्जुमान IPP फिरदौसा शिकावान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। का इजाफा हुआ है उन सैकड़ों अकाउंट्स के अंदर, जिस तरह आपके अरबों रुपए उन अकाउंट्स के अंदर आए और 3 सालों के अंदर जिस तरह आसमान की बुलंदियों पे उनके असासे चले गए, पाकिस्तान नीचे जा रहा था। हमारे चेयरमैन PTI की टीम, उनकी लीडरशिप में उनके जो फर्स्ट लेडी का ख़ानदान और दोस्त अहबाब उनके असासे आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। तो लिहाजा ये हमारे जो मासूम ज़हन है, मेरा दिल जो है ये बात और ये हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा लीडर जो है, जिसको मैं लीडर मानती थी, वो किसी जगह डाका जनी, डकैती और इस कौमी ख़जाने के साथ होने वाले हेर फेर का ज़िम्मेदार हो सकता है। लेकिन जूं जूं हकीकतें अयां होती गई, जूं जूं हमारे सामने वो तमाम हक़ाइक़ आते गए, हमें ये यकीन करने में मुश्किल ना हुई कि रहबर को रहज़न बनाने में जो किरदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। मैं आज के इस प्लेटफार्म से उन ज़िम्मेदारान को ये कहना चाहती हूँ कि ये इंकशाफात इस कौम को आपने
हैरानो शश्तर करके इन इंकशाफात के ज़रिए ये मायूसियों का शिकार ये जो कौम है उसको और ज़्यादा दिलज़ारी कर दी, लेकिन इनको सुकून और ठंडक उस वक्त पड़नी है जब ये किरदार जो हैं वो गिरफ़्तार हों, जेल की सलाखों के पीछे जाएं और इनसे ये माले मसरूका बरामद हो। ये सारा कौम का लूटा हुआ पैसा मेरे बच्चों की तालीम पे खर्च हो, ये पैसा, ये सरमाया, ये सासे जो हैं इनकी नीलामी करके मेरी देहात के अंदर मरने वाली बहनें बेटियां जो आज भी ज़चगी के दौरान मरती। कराची में रवां बरस मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रवां बरस कराची वालों से 47,874 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और छीनी गई हैं। शहरी पुलिस मोटरसाइकिलों की चोरी और छीने जाने के वाकयात रोकने में नाकाम हो गई है। 10 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। चोरी शुदा जो मोटरसाइकिलें हैं उसके हवाले से हम पूछेंगे और इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई करी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। नसीम आदिल बताइएगा, कराची में जो आखिरी 24 घंटों में वारदातें रिपोर्ट हुई हैं उनकी शरह क्या रही और पिछले 24 घंटों से कितनी कम थी या बढ़ गई थी, ये बताइएगा, और पुलिस क्या कार्रवाई करी है। देखना कि भाई अलिफ से लेके बी से लेके टे से स्ट्रीट क्राइम के वाक़या तो अपनी जगह पर हैं और अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो कराची में लगभग 250 से 300 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं और जबकि 2000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो वो चोरी और छीने गए हैं। तो कराची में अगर हम रवां बरस की बात कर लें तो मोटरसाइकिलों की जो तादाद है वो तकरीबन 47,874 है जो छीनी और चोरी गई हैं। इसकी जो मालियत बनती है वो 2.5 अरब रुपये बनती है जो कराची से जो मोटरसाइकिलें गई हैं। जो हमारी बात हुई अपने पुलिस हुकाम से, उनका कहना है कि जो मोटरसाइकिलें कराची से जो छीनी जाती हैं या चोरी होती हैं या तो वो नशे के आदी अफराद चोरी करते हैं, वो 10 से 15 हज़ार रुपये में वो मोटरसाइकिलें कबाड़ियों को फरोख्त कर देते हैं, या ये मोटरसाइकिलें कराची से खुददार, बलूचिस्तान, ओथल उसके जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर जाके ये फरोख्त हो जाती हैं। तो कराची पुलिस इससे तमाम वाक़यात में को रोकने में नाकाम दिखाई देती है और कराची में इस हवाले से एंटी वायलेंट लिफ्टिंग से जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल भी कायम है जो नाकाम दिखाई देता है। तो पुलिस ने रवां साल सिर्फ 508 मोटरसाइकिलें बरामद की है जो ना होने के बराबर है। जी ठीक है, नसीम आदिल बताइएगा पुलिस क्या कार्रवाई करी है इस हवाले से। देखिए पुलिस की जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के कई दफातर कायम हैं और उन दफातरों के अंदर हज़ारों मोटरसाइकिलें खड़ी हुई जो लावारिस हालत के अंदर हैं, वो अब तक उनके मालकान के हवाले नहीं की गई हैं और ना ही जो मालकान हैं वो पुलिस से रब्ता करते हैं और जो चोरी जो मोटरसाइकिलें हैं वो बासानी यहाँ से कराची से बाहर ले अपना जो चोर है वो यहाँ से बाहर ले आने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जितनी भी वारदातें रिपोर्ट हो चाहे नाके वगैरह सब बेकार जाते। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। मौसम की बात करें तो बारिश और यालाबारी ने शहरी इक़्तिदार को सुहाना कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। नियो की नुमाइंदा इस्लामाबाद से आसिया खान हमारे साथ हैं। आसिया खान बताइएगा शहरी इक़्तिदार का मौसम कैसा है आज। शहर इक़्तिदार के मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त नहायत खुशगवार और सर्द हो चुका है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। ताहम सुबह सवेरे से ही बादलों और धूप की आंख मिचौली जारी थी। ताहम कुछ देर पहले ही तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात ने भी दीगर इलाकों की तरह इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशन गोई की हुई थी। ताहम ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में भी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 21 दर्जा सेंटीग्रेड है। ताहम ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। आपको बताते चलें कि हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। शायर मशरिक की जिंदगी और तालीमात पर देखते हैं सियालकोट से उस्मान इकबाल की इस रिपोर्ट में।
سرد اور طویل اندھیری رات کے بعد ابھی صبح کی کرن پھوٹی ہی تھی کہ 9 نومبر 1877 کو نماز فجر کے بعد اسی گھر میں امام بی بی کے ہاں حضرت اقبال کی ولادت ہوئی۔ اس روز مفکر پاکستان، جن کی دانائی کے بلبوتے پر ایک ایسی قوم نے سر اٹھایا اور آن کی آن میں اس کوہنہ مشق کائنات کو اپنے جذبے پر تسخیر کر لیا، جو اپنے حال میں یہ بھول چکی تھی کہ اس کی منزل آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ یہی وہ گھڑی تھی جب شاعر مشرق نے عالم انسانیت میں آنکھیں کھولیں اور قوم کو نیا راستہ ملا۔ تحریک پاکستان ہو یا دنیا اسلام کے دیگر معاملات، اگر ہمیں کوئی فکر ہمہ وقت ہوش مندی اور ترقی کا سبق دیتی ہے تو وہ اقبال کی بلند پایا سوچ اور فلسفہ خودی ہے۔ نوجوان نسل میں فکر اقبال کو بیدار کیا جائے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں فکر اقبال ہی نوجوان نسل کے لیے امید کی علامت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دانائے راز کی شاعری قوم کے ہر فرد کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ یوم اقبال کے موقع پر انتہائی قدرمند لوگ جو اقبال منزل میں اپنی روحانی سکون کے لیے آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صبح سے آ جا رہے ہیں اور اپنا ذہنی سکون لے کے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خودی کے پرچم تلے قوم کو جمع کر کے وحدت ملی کا ثبوت دیا جائے، یہی کلید کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی سطح پر حکیم الامت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مستقبل کے دھارے کو ترقی و کامرانی کی طرف موڑنا ہے کہ یہی اقبال کا فلسفہ تھا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ دانائے راز تھے، وہ حکیم الامت تھے، وہ خودی کے رازدان تھے، وہ محبتوں کی زبان تھے، وہ سرگزشت کائنات کا بیان تھے، وہ اقبال عالی شان تھے، وہ اقبال عالی شان تھے۔ کیمرامین خالد افریدی کے ساتھ عثمان اقبال، نیو نیوز، سیالکوٹ۔ تو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ وادی سوات میں درختوں نے زرد اور مختلف رنگوں کے لباس اوڑھ لیے ہیں۔ درختوں سے گرنے والے رنگ برنگے پتے ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ گویا زمین پر پینٹنگ کی ہو۔ سوات سے ہارون سراج کی رپورٹ میں جانیے۔ وادی سوات میں خزاں کے خوبصورت رنگ بکھر گئے، درختوں نے زرد رنگ کا لباس اوڑھ لیا، زمین پر گرتے پتے کسی پینٹنگ کا گما دیتے ہیں۔ تو سوات کا ہر موسم بہت دل فریب ہوتا ہے، لیکن جب یہاں پہ موسم خزاں شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ سوکھے سوکھے پتوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خزاں کے یہ رنگ جہاں نظروں کو بھلے لگتے ہیں، وہیں اس موسم کو اداس دلوں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سوات کا ہر موسم سہانا اور دل فریب ہوتا ہے، لیکن جب موسم خزاں کا آغاز ہوتا ہے تو اس موسم سے ساری جڑے یادیں تازہ ہوتی ہے۔ وادی سوات میں پتجھڑ کے حسین مناظر سیاحوں کو ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہارون سیر، نیو نیوز، سوات۔ پاکستان نامہ سے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔